छोटा सा चैप्टर है, ये बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस मिलना चाहिए लेबर क्लास लोगों को। तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बोला, एम्प्लॉय एंड इट्स फैमिली गेट बेनिफिट्स। यहाँ पर एम्प्लॉय और उसके फैमिली दोनों के लिए हो रहा है। इसमें नॉर्मली क्या होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट एंड जितना दिन आप हॉस्पिटलाइज हो या बीमार हो आपको उतने दिन का वेजेस भी मिले। दो चीज कवर कर रहा है, एक आपको और आपके घर वालों को मिल रहा है ये पैसा। क्या क्या चीज का, एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा और दूसरा बात जितना दिन एब्सेंट रहे उतने दिन के वेजेस का पैसा। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय का डेथ हो गया है तो उसको घर वालों को फ्यूनरल का पैसा। एम्प्लॉय को अगर कोई ट्रेनिंग या डेवलपमेंट करवाना है तो उसके लिए पैसा और अदर वेलफेयर स्कीम्स भी। यानी बहुत कुछ कवर है देखा जाए तो इसके अंदर, सिर्फ इलाज या मेडिकल ट्रीटमेंट का बात नहीं कर रहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ों का बात कर रहा है। तो पहला बात तो एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ऑल फैक्ट्रीज अदर देन सीजनल फैक्ट्रीज, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, ऑल फैक्ट्रीज। लेकिन सीजनल फैक्ट्रीज के ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। फैक्ट्रीज के अलावा ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके यहाँ 10 या उससे ज्यादा वर्कर है तो ठीक। इन केस ऑफ चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र 20 और मोर वर्कर्स। तो यह एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है सर? पहला बात तो हर फैक्ट्री के ऊपर, सीजनल फैक्ट्री को छोड़ के। दूसरा बात, हर उस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ 10 से ज्यादा वर्कर है। लेकिन अगर चंडीगढ़ या महाराष्ट्र है तो 20 से ज्यादा वर्कर है। कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोला है ना, ऑन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सर, शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, प्रीव्यू थिएटर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, कोई भी न्यूज़पेपर अंडरटेकिंग या न्यूज़पेपर्स, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्वीट शॉप्स मतलब मिठाई का दुकान, ये सब के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है जहाँ 10 से ज़्यादा वर्कर है तो, या फिर अगर चंडीगढ़ महाराष्ट्र है तो 20 से ज़्यादा वर्कर है। हाँ, फैक्ट्रीज पे सारे पे एप्लीकेबल है तो इसका एप्लीकेबिलिटी क्लियर है। क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी क्लियर है। ये वाला लाइन तो पूरे फैक्ट्रीज एक्ट में बेटा आप कॉमन पढ़े हो, इफ वंस एप्लीकेबल फॉर फॉरएवर। ये बात आप पूरे इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़े हो। एलिजिबिलिटी ऑफ ईएसआई स्कीम, सर कौन कौन से एम्प्लॉय के लिए ये स्कीम है जिनका अर्निंग कैपेसिटी 21,000 पर मंथ से कम है? उनके लिए बोथ ओन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय दोनों इंक्लूडेड होंगे। तुम्हारा खुद का लेबर है उस पर तो एप्लीकेबल है ही। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर बुलाते हो ना, उन लेबर के लिए भी तुमको ईएसआई के लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों टाइप के लेबर कवर्ड है, खुद के भी और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी। सर ओन लेबर में तो एक ही एम्प्लॉयर होगा ना। मेरा अगर कोई स्टाफ है तो उसका तो एक ही बॉस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल में तो सर 2 बॉस हो जा रहे हैं। जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो या जो तुमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ पे काम दिलवाया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है जब, तो सारे लेबर उस रियल एस्टेट एजेंट के खुद के नहीं होते, वो बाहर से भी बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो उनको प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं ना लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी बॉस है और जिसके यहाँ काम कर रहा है वो भी बॉस है। ठीक बात। तो फिर किसका जिम्मेदारी बनता है ईएसआई में पैसा जमा करने का? नहीं, जिसके यहाँ काम कर रहा है वो कंपनी। ठीक है, अगर वो नहीं करे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ठीक बात। क्योंकि देखिए बात समझो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ना गवर्नमेंट बोलता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कहाँ ढूंढता फिरेगा। इंडिया में हर कोई गली में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन के घूम रहा है जिसके अंदर में 5-10 लेबर होते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर पहले खुद को रजिस्टर करे,
फिर हम उस पर एक्ट एप्लीकेबल करें, इतना होता नहीं है दुनिया में। लेकिन जिस कंपनी के यहाँ वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर पे लेबर भेज रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक जगह उसका फिक्स है, उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो उसी का जिम्मेदारी बनता है ESI में पैसा जमा करने। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पे यही बोला, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का ही जिम्मेदारी है, मतलब जिसके यहाँ तुम काम कर रहे हो उसी का जिम्मेदारी है वो तुमको ESI में रजिस्ट्रेशन करवाए, वो तुम्हारे नाम का प्रीमियम जमा करे, वो तुम्हारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। ठीक बात। इमीडिएट एम्प्लॉयर जो है ना विल वेरीफाई एंड पे प्रीमियम टू प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन है? वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं, सॉरी उल्टा हो गया। इमीडिएट एम्प्लॉयर हो गया, हाँ मेरे आप ठीक बोले, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदारी रखा है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, आप राइट हो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो गया लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और इमीडिएट एम्प्लॉयर हो गया जिसके यहाँ पे काम कर रहा है, वो रियल एस्टेट एजेंट एक तरीके से मेरे एग्जांपल में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पूरा डिटेल मेंटेन करेगा, बट वो जिसके यहाँ काम कर रहा है वो देखो एक्चुअली में सैलरी देने का जिम्मेदारी तो उसका नहीं है ना, तो वो क्या करता है, वो पूरे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सैलरी का पैसा दे देता है और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही बांटता है। तो इमीडिएट बॉस वो प्रीमियम का पैसा भी उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, वही जमा करेगा। ठीक है, इसके बाद बोला फॉलोइंग एम्प्लॉयज आर आल्सो कवर्ड। कैंटीन वर्कर भी कवर्ड है इसमें, शोरूम वर्कर्स भी कवर्ड है। बोला ना जिनका 21,000 से कम सैलरी है सब कवर्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है, बताने के लिए बता रहा है, कैंटीन वर्कर भी कवर है, शोरूम वर्कर भी कवर है, सेल्समैन भी कवर्ड है, बैंक वर्कर भी कवर्ड है, कैजुअल वर्कर भी कवर्ड है। ठीक बात। अभी ऊपर एक बात बोला था कि ये फैक्ट्रीज पे एप्लीकेबल है लेकिन सीजनल फैक्ट्रीज पे नहीं। तो कौन कौन सीजनल फैक्ट्री है? तो यहाँ पे बताया मीनिंग ऑफ सीजनल फैक्ट्री। सर जहाँ पे कॉटन, कॉफी, टी, रबर, जूट, इंडिगो, शुगर, ग्राउंडनट, गुड़, लैक, इन सब का काम होता है। ये सब जनरली क्या होते हैं? सीजनल फैक्ट्री, क्योंकि इनका सीजन होता है ना। टी बनने का तो एक सीजन होगा ना, पूरे साल तो चाय पत्ती उगता नहीं है, पूरे साल तो कॉफी बीन्स होता नहीं है, तो इन सबको सीजनल फैक्ट्री गिना गया। चाहे उनके यहाँ पूरा साल काम हो रहा हो बट फिर भी इनको सीजनल फैक्ट्री गिना जाए, यानी इनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, फिर क्या बोला? एनी अदर फैक्ट्री, इनके अलावा भी कुछ और को सीजनल फैक्ट्री माना है, ये तो नाम ही बता दिया। इनके अलावा एनी अदर फैक्ट्री विच वर्क्स फॉर मैक्सिमम 7 months इन अ ईयर। इनके यहाँ पूरे साल काम होता हो फिर भी ये सीजनल फैक्ट्री है, और बाकी कोई भी फैक्ट्री जिसके यहाँ मैक्सिमम 7 ही महीना काम होता हो वो भी सीजनल फैक्ट्री है। इनको सीजनल फैक्ट्री माना और इनके ऊपर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर काम का बात क्या क्या पढ़ लिए सर? क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ये याद रखने लायक है, किनके ऊपर एप्लीकेबल है ये याद रखने लायक है, किन एम्प्लॉइज पे एप्लीकेबल है ये लिखने लायक है, और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के केस में क्या रूल होगा वो भी बता ठीक है, और किसको सीजनल फैक्ट्री माना, मतलब जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है फैक्ट्री होते हुए। अब एक बात बोला, ये कहाँ जमा कर रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह कहाँ होगा? इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ESI कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1948। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है बेटा, ESI कॉर्पोरेशन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो यहाँ पे क्या बताया कब बना? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गवर्निंग बॉडी फॉर ESI में हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। वेरियस रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज है, लेकिन इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, बाकी इसका रीजनल ऑफिसेज है। आज के दिन ये 2017 तक का डेटा है इनके पास,
जहां बताया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ फैमिली कवर्ड है यहाँ पे 3.19 करोड़, मतलब लगभग 3 करोड़ 20 लाख फैमिलीज ESI में कवर्ड है। क्योंकि सिर्फ एम्प्लॉय का इलाज नहीं होता, वह एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर का भी इलाज होता है। कितने एम्प्लॉयड कवर्ड है सर? 8.98 लाख एम्प्लॉय कवर्ड। इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट लाइक अ कंपनी। ये कंपनी स्ट्रक्चर में है बेटा, मतलब ये भी रजिस्टर्ड कंपनी है ROC में, जो बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करता है। इनके टीम में कौन होगा सर? इनका एक स्टैंडिंग कमिटी होता है, टीम ऑफ पीपल हु एडमिनिस्ट्रेट्स अफेयर्स ऑफ ESI, उसको स्टैंडिंग कमिटी बोला जाता है। ये लोग रिसर्च करता है, टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देता है, या रिसर्च मतलब मार्केट सर्वे का बात हो रहा है। इस टीम में कौन मेंबर होगा? तो 3 मेंबर फ्रॉम ESI कॉर्पोरेशन, 3 मेंबर फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स, 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉइज, 1 मेडिकल प्रोफेशनल। यहाँ पे इलाज वाला एक आदमी होना चाहिए ना, जो डॉक्टरी जानता हो, एंड 1 पार्लियामेंट का मेंबर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी 3 स्टेट गवर्नमेंट, 3 एम्प्लॉयर, 3 एम्प्लॉई, 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर और 3 ESI कॉर्पोरेशन के स्टाफ। इनका टीम होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी। इस कमिटी का काम क्या है? रिसर्च करना, रेकमेंड करना और एडमिनिस्ट्रेशन करना। यहाँ पे एक और आदमी डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिसियो ऑफ द कमिटी। इसका डायरेक्टर जनरल कौन होगा? इस कमिटी का कोई एक्स ऑफिसर। इस टीम का टर्म कितना होगा? 2 साल के लिए, फिर 2 साल बाद फिर टीम बदले। तो ये सब के ऊपर शॉर्ट नोट आता है बेटा, स्टैंडिंग कमिटी पे, ESI कॉर्पोरेशन पे, ठीक है। एक और टीम है यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। तो देखो यहाँ पे टीम है खाली, यहाँ टीमों को याद करना है बैठ के, क्योंकि रूल ज़्यादा कुछ है नहीं, कितना प्रीमियम है इनके, वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का काम क्या होगा? इनका 2 ड्यूटीज है, गिविंग रिकमेंडेशन रिगार्डिंग मेडिकल बेनिफिट, एक एम्प्लॉय को क्या क्या मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए इसका रिकमेंडेशन देता है ये लोग, एंड परफॉर्मिंग इन्वेस्टिगेशन इन मेडिकल मैटर्स, और मेडिकल मैटर में इन्वेस्टिगेशन करता है। इनके टीम की टर्म 4 साल होती है। इनमें भी ये फॉलोइंग मेंबर होते हैं: DG ऑफ ESI कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ ESI कॉर्पोरेशन, मेडिकल कमिश्नर, DG ऑफ हेल्थ सर्विसेज, 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच स्टेट, 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी, 3 एम्प्लॉयर के, 3 एम्प्लॉय के, एंड 3 मेडिकल प्रोफेशनल्स, और इनमें से कोई एक वुमेन होनी चाहिए। सर ये लिस्ट याद करना है, ये वाला लिस्ट याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला चलेगा बट ये वाला याद करना है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का टीम मेंबर कौन कौन होता है याद करना पड़ेगा। अब बोलता है ESI का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर करा के देगा। हर एम्प्लॉय को ESI में रजिस्टर कौन करेगा? एम्प्लॉयर। हर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा हॉस्पिटल डिक्लेयर करके रखा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी और प्राइवेट हॉस्पिटल भी। जहाँ आप जाओ, अगर आप ESI में रजिस्टर्ड हो, आपका फ्री इलाज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऐसे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो है ही। वहाँ जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे आपको अपना एक कलर फोटोग्राफ देना पड़ेगा, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का भी। कलर फोटोग्राफ यहाँ बहुत कंपलसरी है, ताकि चेहरा ठीक से पहचान में आए। एक बार रजिस्टर कर लो, लाइफ टाइम के लिए मेंबर रजिस्टर्ड हो जाओ। अगर तुम अपना एम्प्लॉयमेंट बदलते हो फिर भी तुम यहाँ रजिस्टर्ड रहोगे, ठीक है। अब आता है कितना रुपया कंट्रीब्यूशन में जाएगा। तो यहाँ बोल क्या देखो, क्या बोला? प्रीमियम देना पड़ेगा ना बेटा। मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो प्रीमियम भरते हो, LIC मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो हर साल प्रीमियम भरते हो। प्रीमियम यहाँ पे वही बताइए, प्रीमियम कौन देगा? सर एम्प्लॉयर देगा 4.75% ऑफ दी वेजेस और एम्प्लॉय देगा 1.75% ऑफ दी वेजेस। तुम्हारे वेजेस का एम्प्लॉयर कितना देगा? 4.75, और तुम्हारी सैलरी से कितना कटेगा? 1.75। लेकिन अगर एम्प्लॉय का डेली वेजेस 137 रुपीज तक है, सर आज की डेट में कौन 200 रुपये से कम दिन में काम करता होगा? बात तो दीजिए।
लेकिन अगर रूल में लिखा है तो यही लिखा है कि अगर तुम्हारा पर डे डेली वेजेस ₹137 तक है या उससे कम है तो फिर एम्प्लॉय को कोई प्रीमियम नहीं देना है, सिर्फ एम्प्लॉयर ही जमा करेगा। बात क्लियर है? फिर बोला प्रीमियम मस्ट बी डिपॉजिटेड इन 21st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हर महीना प्रीमियम जमा होगा तो अगले महीने की 21 तारीख तक ये जमा हो जाना चाहिए। कहाँ? डिपॉजिटेड ओनली एट द ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांच। तुमको बहुत सारे बैंक का ब्रांचेस बताया हुआ है, उन्हीं ब्रांचेस में जाके पैसा जमा करो। अगर डिडक्ट किए एम्प्लॉयज और डिपॉजिट नहीं किए तो ईएसआई कॉर्पोरेशन तुमसे रिकवर करेगा लाइक अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जैसे लैंड रेवेन्यू बाकी रहता है वो रिकवरी होता है, उसी तरीके से ईएसआई कॉर्पोरेशन तुमसे जितना तुम अपने एम्प्लॉय के वेजेस से काट लियो और जमा नहीं किए हो उतना रुपये तुमसे वैसे ही वसूल किया जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 4.75% एम्प्लॉयर जमा करेगा, 1.75% एम्प्लॉय जमा करेगा। अगर एम्प्लॉय का वेजेस 137 रुपीज़ पर डे से कम है या अप टू है तो फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा। प्रीमियम अगले महीने की 21 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। हर महीने का प्रीमियम अगले महीने की 21 तारीख के अंदर अंदर ऑथोराइज्ड बैंक ब्रांच बताया हुआ वहीं पे जमा हो जाना चाहिए। ईएसआई में क्या बेनिफिट है हम ऊपर बात कर चुके थे, यहाँ दोबारा एक लिस्ट की तरह पढ़ा रहे हैं। सिकनेस है, मैटरनिटी है, डिसेबलमेंट है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस अप टू 10,000 है, रीएविएशन बेनिफिट ऑफ डिसेबल पर्सन। कोई अगर डिसेबल है तो उसका रीएविएशन हो रहा है तो वो भी कवर्ड है। वोकेशनल ट्रेनिंग है, कोई स्टाफ को भी ट्रेनिंग दे। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना बोल के एक एक्ट है, वहाँ का पैसा कवर्ड है। अगर तुम्हारा कोई डिपेंडेंट है, तुम्हारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है फैमिली मेंबर्स, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। ईएसआई अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट मीन्स ओनली वन कैन बी क्लेम्ड। देखो एक बात ध्यान रखो, दो चीज होता है ना, या तो तुमको ईएसआई से इलाज मिल जाए या तुम अपने एम्प्लॉयर से परक्यूजिट के रूप में या कंपनसेशन के रूप में पैसा ले सकते। दो में से एक मिलेगा बेटा, दोनों नहीं। तुम ये नहीं बोल सकते मेरा हाथ टूट गया तो इलाज भी हो गया ईएसआई में और हम बहुत से भी जाके बोल रहे हैं कॉम्पनसेशन दो, दोनों नहीं होगा। बात क्लियर? तो ये एग्जाम में केस स्टडी की बहुत काम का बात है। आपको बोलेगा एक एम्प्लॉय का हाथ टूटा, वो ईएसआई में इलाज भी करवा लिया और बहुत से मेडिकल कॉम्पनसेशन भी ले रहे, तो सर जी दोनों तो नहीं मिलेगा, कोई एक ही ले सकते। तुम ये जो बेनिफिट है किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते सर, ऑब्वियस सा बात है। हम ये नहीं बोल सकते मेरा बेनिफिट का पैसा किसको दे दो या उसको दे दो, ऐसे नहीं होता। प्रोहिबिटेड कॉम्बिनेशंस है, तुम सिकनेस और मैटरनिटी लीव दोनों एक साथ नहीं ले सकते। सिकनेस और डिसेबलमेंट दोनों एक साथ नहीं ले सकते। वैसे मैटरनिटी बेनिफिट और डिसेबलमेंट एक साथ नहीं ले सकते। यानी सर सिंपल बात बोलना चाहते हैं, सिकनेस, मैटरनिटी और डिसेबलमेंट ये तीन में से कोई दो एक साथ क्लेम नहीं होगा। हम बीमार भी हैं और हम डिसेबल भी हो गए बेटा, डिसेबलमेंट और बीमारी एक ही होता है, दोनों क्लेम नहीं होगा। नो पनिशमेंट ड्यूरिंग सिकनेस। अब यहां बड़ा गजब बात है, मान लो तुम बीमार पड़े, थे अपने गलती से, तुम बीमार पड़े थे अपने गलती से, ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा ईएसआई में इलाज चल रहा है या ये तुम सिकनेस का बेनिफिट ले रहे हो तो तुमको उसका पनिशमेंट कुछ नहीं मिल सकता। इलाज हो जाए उसके बाद कंपनी बात करेगा, जो भी करेगा, बट इलाज होने तक कोई पनिशमेंट नहीं है। तो देखो लिखा है एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड सिकनेस बेनिफिट एंड स्टिल रनिंग, ही कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। उसका वेजेस रिड्यूस नहीं कर सकते, उसका वर्किंग कंडीशन को चेंज ही नहीं कर सकते। जब वो ज्वाइन बैक कर जाए तब तुम अगर वो गिल्टी है तो उससे पैसा वसूल करना, ठीक है। इलाज होने तक तुम उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट बोला क्लेम अंडर ईएसआई, तो यहाँ पे कोई सिविल कोर्ट का रोल नहीं चलेगा, ईएसआई का खुद का डिपार्टमेंट है, वो लोग हैंडल करेगा सब कुछ। ईएसआई का एक सेपरेट कोर्ट है, वो हैंडल करेगा।
अगर तुम उस कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुम 60 डेज में कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। डायरेक्टली कोई कोर्ट इस मैटर को नहीं देखेगा, लेकिन अगर तुमको लगता है भैया कि मेरा तो यहाँ जो ESI कोर्ट फैसला किया है मेरे अगेंस्ट है, वो तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, नो इश्यूज, तुम हाई कोर्ट जाओ 60 डेज के अंदर, ठीक है। एक और मस्त टॉपिक है सर, ESI के फंड कहाँ से आते हैं? तो देखो ESI में 3 जगह से फंड आता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देता है उनको, या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ये तो बोला गवर्नमेंट स्टेट इंश्योरेंस है तो स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। नहीं, ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस नाम है, लेकिन इसका पेमेंट एक्चुअली में सेंट्रल नहीं, इसको गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, पैसा दोनों गवर्नमेंट देते हैं। पैसा में नहीं बोला कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको ESI कॉर्पोरेशन चलाता है, ठीक है, इस फंड को। लेकिन यहाँ से पैसा कहाँ से आता है? सर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया वो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ग्रांट। अब वो गवर्नमेंट तो बेटा तुम ठीक ही बोल रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक। पेमेंट ऑफ ESI बेनिफिट्स। अच्छा, ये फंड का यूज कहाँ होगा? क्या क्या चीज में ये फंड काम लगेगा? सर जिस एम्प्लॉय को इलाज का दरकार है उसका वेलफेयर में खर्चा होगा। ESI के अंदर मैं बोला था ना, बहुत सारा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। तुमको जब ESI में एक्ट में तुम अगर रजिस्टर्ड हो ना और तुम इलाज के लिए जाओ, तुमको पहले पता करना पड़ेगा कि कौन कौन सा हॉस्पिटल इसके अंडर में फॉल करता है, ठीक है। तो उन हॉस्पिटल का मेंटेनेंस का तो खर्चा होता होगा ना बेटा, वो तुम्हारा फ्री में इलाज कर दे रहा है बेटा जी, वो हॉस्पिटल को तो देख रेख संभालना तो पड़ेगा, उसका खर्चा। वहाँ पे डिस्पेंसरी चलता है दवाई वाला, दवाई भी फ्री है सर वहाँ पे, सर फ्री आपके लिए, इस फंड से तो वहाँ पैसा जाएगा। सर ESI कॉर्पोरेशन का खुद का खर्चा होगा। हाँ सर, आप ऊपर इतना बड़ा बड़ा टीम बताए हैं, उनको सैलरी या उनको पेमेंट कौन करता होगा? खुद ESI कॉर्पोरेशन। तो ये फंड का पैसा वहाँ भी काम लगता है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का भी खर्चा होता है बहुत सारा, जागो ग्राहक जागो टाइप कैंपेन्स, उनका भी खर्चा होता है। इनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है, उसके खर्चे में ये फंड यूटिलाइज होता है। जब कोई कोर्ट केस आता है तो केस लड़ने का खर्चा होता है, लिटिगेशन एक्सपेंस, तो उसका भी खर्चा होता है, या फिर अदर कोई मैटर जो वहाँ पे मेंशन है। तो सर ये सब चीज़ों में जो खर्चा होता है वहाँ ये फंड यूटिलाइज, क्लियर है? पूरा चैप्टर क्लियर है, चैप्टर खत्म।